अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। शहबाज शरीफ को एक बार फिर रिलीफ मिल गया है। गोया मुस्लिम लीग नून के कैंप में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला ताहाल जारी है। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी से कबल अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से भी नैब को रोका गया कि 10 रोज पहले नैब की जानिब से इंटीमेट किया जाएगा मरियम बीबी को। आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 मई से 3 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल नहीं, नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल है तो भी इलाज के लिए बरतानिया जाने से नहीं रोका जाएगा। फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को इलाज के लिए एक बार 8 मई से 3 जुलाई तक बरतानिया जाने की इजाजत दी जा रही है, मशरूत इजाजत दी जा रही है। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को 5 जुलाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ के नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की दरखास्त पर समाअत की है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी शहरी हूं और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना मेरा हक है। मैं कैंसर का मरीज हूं, मुझे साल में 2 मरतबा चेकअप कराना पड़ता है, कैंसर सर्वाइवर हूं। उनका यह भी कहना था कि मुझे जलावतनी में यह मरज लाहक हुआ, मुझे अमरीकी डॉक्टर्स ने कहा कि लंदन में इसका इलाज कराया जाए। मैं गुज़श्ता 15 साल से इलाज करा रहा हूं। उन्होंने यह भी बताया कि जेल में अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में नए मसाइल तशखीस हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं इलाज में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पहले भी 2 बार बाहर जाकर खुद वापस आया। अदालत ने कहा कि आपके रिकॉर्ड से साबित है कि आप वापस आए, अब यह बताएं कि वापस कब तक आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं दहशतगर्द हूं, कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इस्तफसार किया 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहा हूं, अब कायदे इस पे इख्तलाफ हूं, मुझे जब डॉक्टर वापसी की इजाजत देंगे मैं फौरी वापस आ जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने अदालत में 3 जुलाई की वापसी का टिकट पेश है। अपोजिशन लीडर की बैरून मुल्क रवानगी से मुताल्लिक फैसला आने के बाद हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ एक मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता, इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना, जो गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के सिनारियो में दी थी, उस गारंटी का क्या ये हुकूमत पूछ रही है। एक ट्वीट मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से भी की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत हैरानकुन फैसला है। पहले भाई की झूठी जमानत दी, उसे बाहर भागने में मदद दी, जो कभी वापस नहीं आए, अब वो मफरूर करार दे दिए गए हैं। क्या उन्हें एक मफरूर की मावनत में अंदर नहीं होना चाहिए था? हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि लीगी रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब तो गारंटर थे ही, लेकिन लीगी रहनुमा किस तरह से ये कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को एक बार जाने थे वो वापस आ जाएंगे। उस वक्त क्या कहा जाता था, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। नवाज शरीफ इसी मिट्टी में से है, इसी धरती का बेटा है, फिक्र न करो, हम भागने वालों में से नहीं है। और नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत खुददार इंसान है। मुझे लगता है कोई पता नहीं वो क्या जी, मैं जिंदगी मौत अल्लाह के हवाले, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अब शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ के हमरा बैरून मुल्क गए थे। वापसी पर जब उनसे इस गारंटी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया था। जब उनसे सवाल हुआ था कि आप तो गारंटर है नवाज शरीफ साहब के, तो उस वक्त शहबाज साहब ने क्या कहा था वो भी आपके सामने रखते हैं। गारंटी दी थी कि मियां साहब जो है वो इलाज के लिए बाहर में 4 हफ्ते के लिए भेज दिया जाए और फिर मैं मान देता हूँ कि वापस आएंगे, उसकी भी अगर आप बात। ये देखिए, ये अदालत के सामने सारा मामला तय हुआ, अदालत आलिया के सामने तय हुआ। वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है, तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अदालत में मामला तय हुआ था, मैंने कौन सी गारंटी दी है। आप अदालती डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देख लें कि वो कौन सी गारंटी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी हुकूमत के लिए अहम क्यों है? शहबाज शरीफ को इजाजत मिलने के बाद दोबारा नवाज शरीफ की वापसी पर सवालात क्यों उठ रहे हैं? हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ की वापसी के लिए इकदाम नहीं उठाए, अब एक बार फिर इस पर सवालात क्यों उठा रहे हैं? क्या हुकूमत शरीफ बरादरान को मिलने वाले रिलीफ का अदालतों को करार दे रही है? क्योंकि नवाज शरीफ की रवानगी से कबल खुद वजीर आजम की जानिब से भी ऐसा ही बयान सामने आया था। वजीर आजम पाकिस्तान का क्या रवैया था, क्या स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दिया था, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी लाहौर हाई कोर्ट को कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि हम कह रहे थे कि 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी रखो, श्योरिटी बॉन्ड दो कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो 7 अरब रुपए का इनको होगा, तो वो उन्होंने हाई कोर्ट नहीं मानी। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, उनकी वापसी के लिए भी हुकूमत ने अदालतों से रुजू नहीं किया। सवाल यह है कि क्या हुकूमत
शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इकदामात उठाएगी? क्या हुकूमत अदालत से रुजू करेगी? सवाल तो यह भी है कि सियासतदानों के फैसले दिनों में हो जाते हैं, अदालतों में मौजूद आम आदमी के 20 लाख से जायद ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों में ताखीर क्यों होती है? सिर्फ अगर अदालत आलिया की बात की जाए लाहौर में, क्या शहबाज शरीफ 3 जुलाई को वापस आएंगे? अदालती फैसले से कब ली शहबाज शरीफ ने लंदन रवानगी की टिकट कैसे कटा? सवाल तो यह भी है कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे? इन्हीं सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए आज कौमी लिबास में बुलबुल से। सर, सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है सर, शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में था, ECL पर नहीं था। ऐसर इकबाल साहब का नाम ECL में डाल दिया गया। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब कितनी बार जा चुके हैं, हाई प्रोफाइल किसका है? तो बुखारी साहब, शहबाज शरीफ का नाम ECL पर क्यों नहीं था, ब्लैक लिस्ट पर क्यों था सर? एक तो ये कि आपकी आदत जाएगी नहीं कि मुश्किल सवाल पूछो और दूसरे को फंसा दें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। देखिए, इस मुल्क में कुछ भी बिला वजह नहीं होता। ये जो फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं ना चैनल्स पर बैठ बैठ के, एक तसलसल के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो रिलीफ दे रही हैं इनको, और जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, उससे ऐसे लगता है जैसे अदालतों की और मुस्लिम लीग की लीडरशिप की आपस में बन गई है और कोई सौदेबाजी हो गई है। ये इनको इस किस्म के यानी इल्यूजन नहीं होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अदालत का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा नहीं, आप सुने उनको तो बैठ के हर प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है, ट्वीट उनकी उठा के देख लें, उसमें यही कहा उन्होंने। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये इस तरह की अनहोनियाँ कैसे होती हैं। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि वो इक़्तिदार के ईवानों तक कैसे पहुँचे हैं, किसने पहुँचाया है, उन्हें नहीं मालूम। 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इनके केसेस इतने वीक, इतने नाकस, इतने बैडली प्लीडेड हैं कि आज तक एक केस मुस्लिम लीग के किसी बड़े लीडर के खिलाफ अदालतों में करप्शन का सबूत हुआ तो मुझे कोर्ट कर दीजिए। प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर, प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं है, चूंकि बेतुके केसेस बनाए गए हैं, इसलिए कि कोई चीज, इट्स ए विच हंट, इट्स नॉट। आप मुझे बता देना कि 3 साल का अरसा हो गया, 3.5 साल का इनको आए हुए, इतने ही साल हो गए इनके खिलाफ केसेस चलते हुए। ख्वाजा साद रफीक 2.25 साल जेल में, आहद चीमा 2.5 साल जेल में, फवाद हसन फवाद 2 साल जेल में। मिला क्या? कोई एक सबूत तो ऐसा दे दें किसी केस में। वहाँ साहब, मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं जरा व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए बता दूं जी, ब्लैक लिस्ट और ECL वाला जो मामला है, इंटरेस्टिंगली जब इसको हमने स्टडी किया है तो माहिरीन ये बताते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के लिए, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ऑब्वियसली ये किसी भी पाकिस्तानी शहरी का ये हक है कि उसको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ये तो राइट टू लिव भी है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन कैबिनेट जहाँ पर गौर खौस करती है उसके बाद ये डिसीजन आता है तो नाम ECL में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में नाम उस वक्त शामिल किया जाता है जिस वक्त बड़ी अर्जेंसी हो, बहुत ज़रूरी हो जाए, आपके पास वक्त ना हो कैबिनेट से अप्रूवल लेने का, तो आप ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। वहाँ सब सवाल ये है कि ब्लैक लिस्ट में डालना शहबाज शरीफ साहब को, इतने दिन अंदर रहे वो को पहली बार तो नहीं गए नैब की कस्टडी में, फिर कोटलक पर जेल में रहे, तो कैबिनेट के पास इतना वक्त नहीं था कि गौर खौस करते ये जान सकते कि ECL में नाम डालेंगे तो काम पक्का हो जाएगा। जैसा मैंने कहा पहले कि इसी तरह से मुकदमात हेस्ट में बनाए गए हैं, हेस्ट में ही उनको नैब जो है वो कोशिश कर रहा है कि इनको सजाएं हो जाए वहाँ से, लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बेकार है इसलिए अब तक कुछ नहीं हुआ है। 2-3 बातें मुझे इजाज़त दीजिए करने की। पहली बात तो ये कि मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यहाँ कुछ भी बिला वजह नहीं होता जी। मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी उनकी PTI की पूरी स्पोक्समैन की फौज कह रही थी कि इसको मर जाने दें यहीं पर, ये बकवास है, ये ड्रामा है, ये झूठ है, फिर कैसे चले गए वो? तो वो जो पावर दैट भी है, और गारंटी के ऊपर सवाल भी उठाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर थे। वो तो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई थी भाई, किसी और ने फैसला कर लिया था कि इनको जाने दें, तभी तो वो सारी रिपोर्टें उल्टी हो गई। तभी तो फैसल सुल्तान साहब जो तस्दीक करके आए थे कि रिपोर्टें बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनको नहीं जाने दूंगा, लेकिन फिर अचानक उन्हें रहम आ गया, आपने नोट नहीं किया। गारंटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू करना हुकूमत का काम था, तो हुकूमत 104 दिन तक किसी के कान पर जू नहीं देंगी। एग्जैक्टली। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर शहबाज शरीफ साहब अगर 3 जुलाई तक वापस आने का कह रहे हैं, इतनी जल्दबाजी में, यानी 2 हफ्ते पहले उनकी रिहाई होती है और ऐन 2 हफ्ते के बाद वो ये फैसला कर लेते हैं कि अब उन्होंने उड़ान भरनी है, इसके पीछे क्या? आप कह रहे हैं कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता, इसके पीछे तो क्या है? इसके ऊपर बिल्कुल देखें, पहले आप शुरू हो जाएं। आपने खुद कहा यहाँ पर हम, यानी अगर आप महकमा मौसमियात से पूछें तो वो बताएंगे आपको कि अर्ली मानसून आ गया। तो मानसून तो पता नहीं आया है नहीं आया है, लेकिन ये ज़मानतों का जो सीज़न चला है ना, एक पूरा एक मौसम चला है कि पहले मरीम नवाज़ बाहर आ गए, फिर अफजल शहबाज शरीफ बाहर आ गए, फिर शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए। ये
एम नहीं है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं, आमादा नहीं है। हमारे व्यूअर्स के लिए बताया ना सर, शहबाज शरीफ साहब के लिए इतना रिलीफ क्यों है? मरियम बीबी के बारे में तो बड़ा सख्त लहजा होता है, उन्हें बाहर नहीं भेजना है। ये रिलीफ नहीं है, ये अरेंजमेंट है। मैंने अपने प्रोग्राम में और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, मैंने ब्रेक की थी न्यूज़ कि एक मुक़्तदर अदारे का बहुत अहम अहलकार जो है वो जेल में मिला शहबाज शरीफ साहब से आके। आप समझ रहे हैं, मौसमियात के बाद महकमा ज़राअत की बात कर रहे हैं आप सर, यानी पावर ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर लंदन जा रहे हैं 2 हफ्ते बाद तो कोई बड़ा अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। किसका पैगाम लेकर जा रहे हैं? देखिए आपने इतनी देर कर दी असल बात कहते हुए, असल बात कहने में कितनी देर कर दी आपने। ये है वो असल बात कि ही इज गोइंग टू टॉक टू नवाज शरीफ, कैरिंग ए मैसेज विद हिम, कैरिंग एन अरेंजमेंट विद हिम। देखिए क्या क्या हो रहा है, पीडीएम रीएक्टिवेट हो रही है, राजा परवेज अशरफ साहब जाके मियाँ मौलाना फजल रहमान से मिल लिए हैं, पीपीपी की लीडरशिप का बयानिया जो है पीडीएम के वाले से सॉफ्ट होता जा रहा है। नबील गबोल प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि ईद के बाद जो इजलास होगा पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी। नहीं बुखारी साहब, बट हाउ रेलेवेंट इज द पीडीएम? देखें शहबाज शरीफ साहब के लिए तो पीडीएम को रेलेवेंट दिखाई नहीं दे रही। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए रहते हैं, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ही नहीं करते, वापस आके टेलीफोन कॉल करते हैं। हो सकता है मौलाना से कहा होगा मैं मसरूफियत की वजह से नहीं मिल सका, हो सकता है मसरूफियत उनकी कहीं और हो, यानी पीडीएम तो उनके पेश नजर इतनी मुकद्दम है ही नहीं। उनको मुकद्दम रखनी पड़ेगी इसलिए कि अगर इन हाउस चेंज होने जा रही है जिसके हवाले चाहे अदम इत्मीनान की करारदाद है या और दीगर ज़राए हैं, या जिस तरीके से असद उमर साहब ने कहा कि वो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को इन हाउस चेंज से मुतालिक एतमाद में लेने जा रहे हैं आप? ये वो पूरा एक प्लान लेके जा रहे हैं सामने कि ये है अब ऑफर दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कौन है। नहीं वो ऑफर क्या है भाई साहब, वो रुख से पर्दा हटाइए ना। ऑफर क्या है कि हुकूमत गिराने का कोई प्लान? चॉइसेस। अगर इमरान खान हेस्ट में असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो क्या होगा? अगर वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ते हैं, हुकूमत इसी तरह नाकाम रहती है परफॉर्म करने में, तो इन हाउस चेंज के लिए क्या ऑप्शंस हैं? जहांगीर तरीन किस करवट बैठेंगे? ये सारी वो बातें हैं जिसके मुतालिक एक बाकायदा प्लान लेके शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं टू हैव हिज नॉड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने बात की पीडीएम में शमूलियत से मुताल्लिक, कहते पीडीएम में वापसी हमारी मशरूत वापसी होगी, और मशरूत होगी अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन हाउस चेंज से मुताल्लिक हमसे बात करती है तो फिर तो हम सोचेंगे, अगर तो वो अपना शो कॉज नोटिस जो हमें दिया था, जिसको हमने फाड़ दिया था, वो वापस लेते हैं तो फिर बात हो सकती है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत जो कंडीशनल है इन हाउस चेंज पर आमादा हो जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज फार एज पंजाब इज कंसर्न? एब्सोल्युटली यस। इसलिए कि अब इमरान खान को बर्दाश्त करने के लिए ना पीपल्स पार्टी तैयार है ना पीएमएल-एन तैयार है। लेकिन सर मरियम बीबी ने तो स्टेटमेंट दिया कि मैं चाहती हूँ कि 5 साल पूरे करें इमरान खान साहब। देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टांस लेने में तो कोई खराबी नहीं है ना। ये कह के तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की ना कि हम इलीगल मीन से गिराना नहीं चाहते पीपल्स पार्टी। और क्या कह रही है? इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को शहीद कर देंगे? देखिए हुकूमत को शहीद होने का कुछ खुद भी शौक है, वो पंजाबी जबान में है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक। पीटीआई को ऐसा मरने का शौक है, इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेज देते तो किसी के पास मसाइल का हल है। अगर आप ये कहते हैं कि मिस मैनेजमेंट रही, 3 साल बैड गवर्नेंस रही, इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया, तो पाकिस्तान इन हाउस चेंज के बाद मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इन हाउस चेंज के फौरन बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे, जनरल इलेक्शंस, और वो सेटअप जो है वो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए होगा, हुकूमत चलाने के लिए। When is going to happen, sir? Well, I hope let शहबाज शरीफ come back. Let us see how ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि अगर हमें नज़र न भी आए तो बहुत कुछ हो रहा है और इसका नतीजा कुछ ना कुछ निकलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईद के बाद बहुत कुछ होता देख रहे हैं। एक आम आदमी ईद पर क्या कुछ होता देख रहा है और कितनी पाबंदियां लगने वाली हैं, पाबंदियों से ब्रेक के बाद। और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें इख्तिताम की जानिब गामज़न हैं। अवाम ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ है। परदेसी अपने अपने शहरों और गाँव की जानिब आज़म सफ़र हैं। इस बार भी ईद उल फितर के इज्तिमात SOPs के तहत मुनक्किद होंगे। इस बार भी चूड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी, ना ही ईद के स्टॉल्स सजेंगे। इस बार ईद उल फितर का त्यौहार एक ऐसे वक्त पे मुनक्किद हो रहा है जब मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया है कि रमज़ान के आखिरी दिनों समेत ईद के अय्याम कोरोना के फैलाव में इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से कोरोना टेस्टिंग के रुझान में कमी हो गई है, जिसके बायस मस्बत केसेस आने की शरह 10% के करीब पहुंच चुकी है।
सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर के दौरान सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सियाहती और तफरीही मकामात ईद की तातीलात में बंद रहेंगे। 9 ta 16 मई शहरियों की नकलो हरकत महदूद रहेगी और सूबे में तमाम कारोबार मार्केटें 9 ta 16 मई बंद रहेंगी। अब सिंध हुकूमत के फैसलों पर अवाम में शदीद इस्तराब और बेचैनी पाई जाती है। हमने पब्लिक सेंटिमेंट जानने की कोशिश की है कि इन डिसीजंस के ऊपर पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। गवर्नमेंट्स के जो महकमे उन पे इंतहाई रश है। पब्लिक को भी फेवर देनी चाहिए कि वो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें। बहुत ज़रूरी है, अगर जान है तो जान है भाई, वरना ये मार्केटें सब बेकार है भाई। जान है तो जान है ना यार, थोड़ा सा हुकूमत की बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए, हमें SOP पे थोड़ा अमल करना चाहिए। शॉपिंग भी ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ईद का टाइम है, कपड़े नहीं पहनेंगे तो ईद कैसे मनाई जाएगी। जान प्यारी है, बाजार में फिर मजबूरी है, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी ज़रूरी है। जान प्यारी है, उसके लिए जान होगी तो जहान है, लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि आपको पता है अगर विदाउट शॉपिंग जाएंगे, कुछ पहना नहीं होगा तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं जान तो प्यारी है, लेकिन ईद भी तो मनानी है ना। देखें जी, ईद है, ईद की तो खुशी है और हमें उस चीज़ की मतलब परवाह नहीं है कि यार ठीक है जो होना वो तो होना है, लेकिन हाँ एहतियात ज़रूर है। अगर हम लोग एहतियात करें तो कोई मसला नहीं। ये लाहौर और कराची के अवाम के तासुरात है जो आपने जाने हैं, पाबंदियों पर वो क्या राय रखते हैं। दूसरी जानिब आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी वफाकी दारुल हुकूमत में जुज़वी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में आज का दिन कैसा रहा है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन का ऐलान किया है और लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से नाफिजुल अमल किया गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी सदर के इलाके में और मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये बैंक रोड के ऊपर के मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं और जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था उसके मुताबिक SOPs को फॉलो किया जा रहा है और तमाम तजारती मराकज़ हैं जिसमें रावलपिंडी सदर, टेंच बाटा और इसके अलावा सदर के तमाम तजारती मराकज़, राजा बाज़ार और कमर्शियल मार्केट के तमाम तजारती मराकज़ में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। और जो हुकूमत की जानिब से जो जिन कारोबार में जिन दुकानों को इस्तिस्ना दी गई है, जिसमें मेडिकल स्टोर्स हैं, खाने पीने की अशिया की चीज़ें हैं, बेकरी वगैरह और पेट्रोल पंप सिर्फ खुले रखने की इजाज़त है। तमाम जो खाने पीने की दुकानें हैं वो इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में खुली हुई हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये आज से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो 16 मई तक जारी रहेगा। जी, जुड़वा शहरों की सूरत हाल है जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे। ईद उल फितर पर हुकूमत की जानिब से मजीद कौन सी पाबंदी आयद की जा रही हैं, क्या ईद के इस्लामात मुनक्किद हो पाएंगे, ईद उल फितर के बाद वायरस फैलने के खतरात कितने हैं, क्या हुकूमत वायरस के फैलाव पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी, इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। इस वक्त वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी की वजह से अपने घरों में जाने वालों और अहले खाना के साथ ईद मनाने वालों में बड़ा इस्तराब पाया जाता है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी समेत मजीद कौन सी पाबंदियां हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपकी तरफ से आयद की गई? देखिए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो तो 9 और 10 को चलेगी। तो उसके ज़रिए मैं समझती हूँ कि जो प्रोविंसेस के अंदर ही आमतौर पे लोगों ने मूव करना होता है तो वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ज़ाहिर है वो अपने घरों को पहुँच सकेंगे। जी ठीक है, यानी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल रहेंगी लेकिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर बंदिश होगी। जी, 10 तारीख तक इंटरसिटी चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फैसला 9 ta 16 मई तक लॉकडाउन का किया गया उसमें ताजरों की जानिब से बड़े ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया गया कि यही दिन होते हैं जिसमें हम कारोबार कर सकते हैं, ईद के दिनों में लोगों ने शॉपिंग के लिए जाना होता है, लेकिन हुकूमत अगर थोड़ी सी इस पर लचक का मुजाहरा करती है और ख़ासतौर पर अभी गुज़श्ता दिनों जिस तरह से कारोबार हो रहा था कि 6 बजे तक की जो है वो बंदिश थी लेकिन 5 बजे दुकानें बंद करा दी जाती थी, तो आपको लगता है कि ताजरों को संभालना या SOPs पर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए आसान होगा? देखिए जी, रेजिस्टेंस तो बहुत है इस वक्त। मैं समझती हूँ कि ताजरों की तरफ से वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले सबको बता दिया था कि जिन लोगों ने ईद की जो शॉपिंग करनी है या जो ज़रूरियात ज़िंदगी लेनी है वो इस वक्त शॉपिंग कर लें। तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते काफ़ी थे और हमने देखा कि बाज़ारों में लोग मौजूद भी थे और लोगों ने धड़ाधड़ शॉपिंग भी की है। तो जिन लोगों ने शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये ईद का मौका है और कोई भी इसमें हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के लिए अपने लिए जो है वो ईद की ख़रीदारी करे,
तो उनको पूरा मौका दिया गया है और जिन लोगों ने जो जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है। इस वक्त मुल्की हालात ये है कि हमारे हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना ज़्यादा बर्डन है कि अगर हम ये 10-12 दिन की ब्रेक नहीं देंगे तो सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। और जिस तरह हमने देखा कि मर्दान में जब लॉकडाउन किया गया तो वो शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट था 40% के करीब, वो फ़ौरन जो था वो तकरीबन 1/4 के ऊपर एक हफ्ते के अंदर आ गया। सर डॉक्टर साहब, जब बंदिशों का इतलाक होता है और कारोबारी औकाते कार में एक सर्टेन ब्रैकेट दी जाती है तो पैनिक बाइंग होती है, जैसा कि आप फरमा रही हैं कि असद उमर साहब का ये स्टेटमेंट था कि ईद की शॉपिंग जल्द अज जल्द कर ले। बाजारों में रश बढ़ा और 6 बजे तक के क्योंकि औकाते कार थे, लोग बड़ी तादाद के अंदर बाजारों की तरफ आए, तो उसकी वजह से अब इन्फेक्टिविटी रेट खासतौर पर लाहौर का जो सामने आ रहा है वो 18% से ऊपर तक पहुंच गया है। तो आप क्या देखती हैं कि हालिया दिनों में जो शॉपिंग हुई है, बाजारों के अंदर गैर मामूली रश देखा गया है, उसकी वजह से ये इन्फेक्टिविटी रेट कितना ऊपर जाएगा, कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर ये अभी ना होता तो ये वाला रश आपने देखना ही देखना था। पिछले साल जो हमने सिचुएशन देखी थी ईद से पहले जो आखिरी अशरे में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीक आई थी और हमारे सामने है वो सारी सिचुएशन जो पहली वेव की जो पीक थी वो इसी ईद मिलन पार्टीज़ की वजह से, ईद की सोशल गैदरिंग्स की वजह से और आखिरी अशरे की वजह से आई थी। तो डेफिनेटली जहाँ कहीं पर भी रश होगा वहाँ पर इसके स्प्रेड का डर तो होता है। हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि लोकल इंतज़ामिया के थ्रू और फौज को भी इसीलिए बुलाया गया था कि ये बाज़ारों में और इन जगहों पे SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराएं, और हत्तुल इम्कान जो है वो कराई भी थी। जिन दुकानों में फॉलो नहीं हो रहा था वो दुकानें सील भी की गई थी, मास्क ना पहनने पे लोगों को जुर्माने भी किए गए थे। तो मैं समझती हूँ SOPs पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो होपफुली अल्लाह करे कि सिचुएशन ना बिगड़े, मगर ये 10-12 दिन का जो ब्रेक है ये बहुत ज़रूरी है इस वबा के साइकिल को तोड़ने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, कारोबार तो बंद हो जाएंगे, मार्केट्स नहीं होंगी, दुकानें भी बंद रहेंगी, लेकिन जैसा कि आप फरमा रही हैं ये सोशल गैदरिंग्स होती हैं, ईद मिलन पार्टीज होती हैं, निजी महाफिल होती हैं ईद के मौके पर, इसको कैसे रोकेंगे और यहाँ पे SOPs कंप्लायंस कैसे सरकार कराएगी? देखिए, अब इसमें तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी का खुद सबूत देना चाहिए। हमारे सामने हमारा नेबर मौजूद है इंडिया, वहाँ के हालात लोग वीडियोस पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों को इसको अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस ईद को सादगी से मनाना चाहिए और कम से कम जो है वो मेल जोल करना चाहिए। घरों से बिल्कुल बिला ज़रूरत ना निकलें। अगर हम इतनी बड़ी कुर्बानी इस वक्त दे रहे हैं कि ये 10 से 12 दिन जो है हम अपनी मईशत के पहिया को स्लो डाउन कर रहे हैं, लोगों के रोज़गार को अगर रोक रहे हैं, तो ये किसी वजह से है। और अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए जिसका जो रिजल्ट चाहते हैं। तो मेरी दरख्वास्त तो यही होगी कि चूंकि हम अपने पूरे मुल्क को इस वक्त एक स्टॉप वाली पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, तो लोग भी कोऑपरेट करें। अगर हम इन 10 दिन में नहीं मिलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ चला। इंशाल्लाह ताला जब ये वबा एक दफ़ा ख़त्म होगी, अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा, तो ये सारे मामला फिर भी चल। तो डॉक्टर साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि जो 10 से 12 रोज़ का क्लोजर है, क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, या जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या हुकूमत ये सोच रही है कि 9 से 16 मई तक का ये जो कंप्लीट क्लोजर है इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए? नहीं जी, अभी तो ऐसी कोई तजवीज़ दे रही है, मगर ये सब डिपेंड करेगा कि जो डेटा हमारे पास आता है, अगर हमारे पास जो केसेस की तादाद है उसमें एक वाज़ेह कमी आ जाती है और हॉस्पिटल्स के ऊपर से बर्डन कम हो जाता है, तो SOPs के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलेंगे। मगर इट ऑल डिपेंड्स कि लोगों के रवैये क्या हैं, लोग कितनी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, और जो डेटा आता है हमारे पास, टेस्टिंग का रिजल्ट जो आएगा और जो पॉजिटिविटी रेशियो आएगा, उसकी रोशनी में आइंदा के फैसले। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो डेटा कितना रिलायबल है? क्योंकि हमने देखा कि केसेस की तादाद कुछ कम हुई, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी तादाद टेस्ट के अंदर कमी थी, यानी जितनी तादाद के अंदर टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो हालिया दिनों में नहीं हुई, जिसकी वजह से ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो जो डेटा जिसकी बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं वो कितना रिलायबल है डॉक्टर साहब? देखिए, टेस्टिंग की तो बिल्कुल, टेस्टों की वजह से आपकी केसेस की तादाद कम हो सकती है, मगर जो आपका टेस्टिंग का जो रेशियो होता है, जो पॉजिटिविटी के इतने टेस्ट हुए और उसमें से कितने पॉजिटिव आए, वो आपको इंडिकेट करता है। केसेस कम आए थे मगर हमारा पॉजिटिविटी रेशियो 9% से ऊपर ही रहा है, जो कि जब ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे तब भी था। तो एक्चुअल इंडिकेशन जो होती है वो आपकी पॉजिटिविटी रेशियो बताती है, जो अभी तक नेशनल फिगर जो है वो हमारा 9 से ऊपर ही जा रहा है और उसमें कोई कमी अभी नहीं आई। वो कि टेस्टिंग कम होने की वजह से आपको बज़ाहिर लग रहा है कि केसेस कम हुए,
मगर अभी सिचुएशन जो है वो अभी सीरियस ही है। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कह रहे थे कि रमज़ान के आखिरी दिनों समेत ईद के अयाम कोरोना के फैलाव में इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। यानी दिखाई ये दे रहा है कि ये जिस तरह से बाइंग हुई है, शॉपिंग मार्केट्स के अंदर रश दिखाई दिया है और फिर ईद के अयाम होंगे, तो इसके बाद ये जो ग्राफ है वो खुदा न खास्ता ऊपर जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ नीचे आएगा? क्या इसको कटेल कर लिया जाएगा या मजीद पाबंदियाँ लग सकती? देखिए, अभी तो जो पाबंदियां लगी हैं, मैं समझती हूँ कि अगर उसके ऊपर लोग उसकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी ना करें और हुकूमत के साथ ताउन करें तो बिल्कुल नीचे आएगा। ये पाबंदियां जो हैं ये काफ़ी हैं, क्योंकि ये इनसे ये सोशल गैदरिंग्स, बाज़ारों का रश और ये चीज़ें जो ईद की गैदरिंग्स है उसको रोकने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। अगर लोग कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला नीचे आएगा। जैसे मैंने आपको मर्दान की मिसाल दी है कि वहाँ पे लॉकडाउन किया गया तो वहाँ पे बहुत वाज़ेह अंदर हमें मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेके जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कितना अहम है। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब पर है, ये दौरा कितना अहम है, उनके हालात में इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अलीम खान और फैसल जावेद खान भी वज़ीर आज़म के साथ गए। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन फ़ौजी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकातें भी करेंगे। अब इस दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूँ तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में तीसरी मरतबा सऊदी अरब पहुँचे हैं, तीसरी बार सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालिया चंद अरसे से खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में इस बार का दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। इस वक्त अमरीका अफगानिस्तान से इनखला के लिए खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशा है। वहाँ से अमरीकी फ़ौजों का इनखला जो है वो भी स्केजुअल्ड है, जिस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद यकीनन इंतहाई अहम है और अमरीका ये जानता है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ ट्रांजिशन कभी भी नहीं हो सकती है। गुज़श्ता दिनों पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी एक और एस्पेक्ट है इस दौरे का। उसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी के हवाले से खबरें सामने आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात उसके मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है और वहाँ पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं दोनों जानिब के मंदूबीन की। इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी इस दौरे को देखा जाना चाहिए। इसी तरह ईरान और सऊदी अरब के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से भी हालिया चंद रोज़ में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। यूँ लग रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के माबैन भी बर्फ़ पिघल रही है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन और शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, जबकि वली अहद भी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये दौरा इंतहाई अहम है, क्योंकि गुज़श्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात में मसाइल रहे हैं। वो डेफर्ड पेमेंट से मुताल्लिक हों, वो दिया हुआ लोन वापस करने की डेडलाइन मीट करने से मुताल्लिक हों, या फिर आप उसको कोलालमपुर समिट के तनाजुर में और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ मामला जो है वो स्मूथ नहीं रहा है। और फिर इजराइल वाले मामले के अंदर भी आपने देखा कि जहाँ पर यूएई की तरफ से वहाँ पर भी जो है वो जहाज़ लैंड करता है, उनके हालात बेहतर होते हैं, प्रेशर आता है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक फर्म स्टांस लिया जाता है कि हम जब तक जो है वो मामला हल नहीं होता है वहाँ पर फ़लस्तीनियों का, तब तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा फर्म स्टांस हुकूमत ने इख्तियार किया। आगे बढ़े तो सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ जो माजी करीब में हुई हैं, क्या वो दूर होगी इस दौरे से? क्या वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी का बाइस बन पाएगा? क्या हालिया दौरे की बुनियादी वजह अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला है? क्या बरादर ममालिक मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार होंगे? क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सालिसी का किरदार अदा करेगा? यकीनन आने वाले चंद दिन मुल्की और खत्ते की सियासत के लिए अहम है। तवक्को है कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब को मस्बत नताइज लेकर आएगा। या एक ब्रेक लेंगे जी,
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत मीडिया वर्कर्स के लिए क्या करने जा रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है। इस बिल में जर्नलिस्ट के लिए, सहाफ़ियों के लिए क्या है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फायरिंग, लाठीचार्ज, धमाके, आंसू गैस और जंगें, ये वो वक्त होता है जब आम आदमी अपनी जान बचाने के जतन कर रहा होता है। ऐसे में सहाफ़ी अपनी जान खतरे में डालकर आवाम को बाखबर रखने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बल्कि करप्शन, लूटमार की खबरें देते वक्त भी सहाफ़ियों को धमकियों और जान के खतरात का सामना करना पड़ता है। इससे थ्रेट्स आते हैं। इन तमाम मसाइल के बावजूद सहाफ़ी अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। दुनिया भर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका। लेकिन इस बार वफाकी काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दी है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके मंदरजात क्या है, जरा वो आपके सामने रखता है। बिल में सहाफ़ियों के हुकूक, तरफ इंश्योरेंस की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। जिम्मेदारियों की वजाहत भी की गई है। सहाफ़ियों के हुकूक की वजाहत करते हुए बिल में कहा गया है कि हर सहाफ़ी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सहाफ़ियों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपना सहाफ़ती सामान, कैमरा और दीगर आलात ले जाने की इजाज़त होगी। सहाफ़ियों को धमकियों और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी पर एक कमीशन बनाया जाएगा। वहाँ पर कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं। सहाफ़ी को हिफाजती सामान के बगैर जो पुरतशद्दुद वाक़यात की कवरेज के लिए नहीं भेजा जा सकेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को दौरान रिपोर्टिंग तहफ़्फ़ुज़ देना इदारे की जिम्मेदारी होगी। सहाफ़ियों से खबर के ज़राए नहीं पूछे जा सकेंगे। सहाफ़ी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसकी खबर का सोर्स क्या है। खबर के ज़राए को सीगा राज में रखने की इजाज़त होगी। इससे पहले इस पर कोई कानून मौजूद नहीं है। सहाफ़ियों की शिकायत और मसाइल के हल के लिए इदारा कायम किया जाएगा जो उनकी कवरेज करेगा। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुशखबरी सुनाई है। वो क्या कह रहे थे, ज़रा फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी आपके सामने रखता है। सहाफ़ियों को सोर्स प्रोटेक्शन दी गई है कि कोई भी सहाफ़ी है उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि उसका सोर्स कौन है। पहले कानून में नहीं था, अब उसको कानून में डाल दिया गया है। इसके साथ साथ एक पूरा नया जो इदारा कायम किया जा रहा है जो सहाफ़ियों की कंप्लेंट्स को देखेगा और उसको जो है वो हल करेगा। तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक बड़ी सहाफ़ियों के लिए एक लैंडमार्क है। करंट रजीम के अंदर अगर सहाफ़ियों को दिए गए हुकूक से मुतालिक बात की जाए तो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का सामना भी करना पड़ता है, ज़बाबंदी का सामना भी करना पड़ता है, सेल्फ सेंसरशिप का सामना भी करना पड़ता है। और आलमी इदारे इससे मुतालिक जो रिपोर्ट कर रहे हैं और फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ख़ासतौर पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर जो हमारा दर्जा है वो मज़ीद गिरता चला जा रहा है, मज़ीद तनाज़ुली का शिकार है। ऐसे में अगर सहाफ़ियों को ये हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए, इस हवाले से पार्लियामान उनको प्रोटेक्शन दे दे तो शायद इसमें बेहतरी आना भी मुमकिन है। लेकिन मामला अभी कौमी असम्बली के सामने पेश किया जाना है। कौमी असम्बली में इस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, फिर सेनेट की मंजूरी के बाद ही ये एक्ट कानून का हिस्सा बन सकेगा। और वो बातें जो आज सहाफ़ियों के हुकूक से मुताल्लिक की जा रही हैं वो शायद उसके समरात भी एक जर्नलिस्ट को मिल सकेंगे। एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो फील्ड पर जाता है और अपनी जान हथेली पर रख के अपने फ़राइज़ मंजबी अदा करने की कोशिश करता है। बारकैफ ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।